आज हम लोग देखेंगे कि IPv4 और IPv6 का फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है। तो सिर्फ IPv4 हम लोग आज देखेंगे और IPv6 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्मेट जो होता है IP पैकेट का वो देखे थे हम लोग। अब देखिए IPv4 का स्पेसिफिक जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, ठीक है। तो जनरल जो फॉर्मेट था उसमें भी यहाँ पे वर्जन होता था, हेडर लेंथ होता था, देन टाइप ऑफ सर्विसेज, टोटल लेंथ। लेकिन इस वाले में स्पेसिफिकली बिट बता दिया गया है कि वर्जन जो होता है वो 4 बिट का होता है, हम लोगों का हेडर लेंथ जो होता है वो भी 4 बिट का होता है, टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो 8 बिट का होता है, टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ फील्ड जो होता है वो कितने का होता है, 16 बिट का होता है। ऐसे ये जो कुल मिला के ये जो पूरा रो है वो कितने का हो गया, 4 4 8 और 8 16, देन 16 16 32, मतलब 32 बिट का ये वाला रो होता है। इसमें जितने भी फील्ड होते हैं, 4 फील्ड होते हैं, चारों फील्ड को का जो बिट है, टोटल बिट है वो कितना होता है, 32 बिट का होता है। उसी तरह जो नेक्स्ट वाला रो है उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है IPv4 में 16 बिट का होता है, और बाकी जो बचा हुआ रेस्ट 16 बिट है उसमें 13 बिट का जो होता है वो होता है फ्रैगमेंट ऑफसेट। ये सब एकदम फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा, बार बार से देखोगे डायग्राम तो याद होगा। 13 बिट का होता है फ्रैगमेंट ऑफसेट, और उसके बाद 3 एक्स्ट्रा बिट होता है। 3 एक्स्ट्रा बिट में एक होता है DF जिसको बोलते हैं डू नॉट फ्रैगमेंट, एक होता है MF जिसको हम लोग बोलते हैं मोर फ्रैगमेंट, और ये एक होता है 0 बिट जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसको अनयूज्ड बिट बोला जाता है। इसको ज़रूरत पड़ने पे यूज किया जाता है, अदरवाइज इसको यूज नहीं किया जाता है। तो ये भी टोटल मिला के कितना हो जाता है, 32 बिट का होता है। नेक्स्ट वाले रो में 3 फील्ड होता है। पहला होता है TTL टाइम टू लिव, उसके बाद प्रोटोकॉल, और उसके बाद हेडर चेकसम। तो हेडर चेकसम 16 बिट का होता है इन IPv4, और प्रोटोकॉल 8 बिट का होता है, और टाइम टू लिव भी जो है वो 8 बिट का होता है। इस तरह से ये वाला रो भी कितना हो गया, 32 बिट। और सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस तो ये 32 बिट होगा ही, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट हो। तो ये दोनों 32 बिट हो गया। तो ये पूरा मिला के ही 32 बिट, और ये पूरा मिला के 32 बिट, ठीक है। अब ऑप्शन फील्ड कितने का होता है, मिनिमम 0 बाइट का हो सकता है, 0 बिट का हो सकता है, और मैक्सिमम 40 बाइट का हो सकता है। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 40। इस तरह से हम लोगों का जो पूरा IPv4 का जो फॉर्मेट है, हेडर फॉर्मेट है, वो कितना हो गया, ये 0 और ये कितना 32 बिट, मतलब 32/8 मतलब कितना हो गया, 4 बाइट। तो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट एंड 4 बाइट, मतलब टोटल कितना हो गया, 4 × 5 20 बाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 बाइट। और ऑप्शन जो है हम लोग का मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 40 हो सकता है। तो अब पूछा जाए कि हमारे IPv4 का मिनिमम हेडर साइज कितना होगा, तो ये 20, और मिनिमम 0 है तो 20 + 0 20, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 20 + 40 = 60। मतलब IPv4 का जो हम लोगों का हेडर फॉर्मेट है वो मिनिमम 20 बाइट का होगा, और मैक्सिमम 40 + 20 60 बाइट का होगा, ठीक है। देखो ये जो DF है, DF बिट, इसको हम लोग डू नॉट फ्रैगमेंट बोलते हैं, MF को मोर फ्रैगमेंट, और TTL को टाइम टू लिव। इसका यूज क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हेडर साइज जो है, टोटल हेडर साइज वो क्या होता है, फिक्स्ड हेडर साइज प्लस वेरिएबल ऑप्शन साइज। वेरिएबल ऑप्शन साइज क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑप्शन फील्ड जो है वो हम लोगों का 0 से 40 बाइट के बीच वैरी कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल फील्ड बोलते हैं। और हम लोगों का जो ये वाला पोर्शन है ये हमेशा फिक्स रहेगा, किसी भी मैसेज को भेजने के लिए 20 बाइट का होगा ही, ठीक है। तो टोटल जो हम लोग का मिनिमम हेडर साइज होगा वो कितना हो जाएगा, 20 + 0 = 20 बाइट, और मैक्सिमम हेडर साइज होगा जो 20 + 40 = 60 बाइट, ठीक है। ये किस में होगा, IPv4 में। IPv4 जो वर्जन है उसमें हम लोगों का मिनिमम हेडर लेंथ जो होता है वो 20 बाइट का होता है, और मैक्सिमम हेडर लेंथ जो होता है वो 60 बाइट का होता है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ जो है इसका यूज क्या है वो हम लोग देखेंगे। हेडर लेंथ एक फील्ड होता है जो कि सबसे टॉप पे है, यहाँ पे वर्जन के बाद में। वर्जन तो हम लोगों को पता है कि ये बताता है कि कौन से वर्जन में हम लोग अपने IP एड्रेस को यूज कर रहे हैं, उसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 4 यूज कर रहे हैं या 6 यूज कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हेडर लेंथ जो है, ये हेडर लेंथ फील्ड का हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसको देखते हैं। देखो हेडर लेंथ कितने बिट का है, 4 बिट का है, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू होगा 4 बिट से जो बनेगा वो क्या होगा, 1111। इससे तो बड़ा नंबर कोई बन नहीं सकता है 4 बिट को यूज करके बाइनरी में। तो 1111 का जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 8 और 4 कितना हो गया, 12, 13, 14 और 1 15। मतलब 111 को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू डेसिमल में तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 15 आएगा। इसका मतलब है देयरफॉर मैक्सिमम 15 इज स्टोर्ड इन द हेडर लेंथ फील्ड। मतलब मैक्सिमम जो नंबर हम लोग स्टोर करेंगे हेडर लेंथ फील्ड में वो कितना होगा, 15 होगा, 15 होगा। बट मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टोटल हेडर इज 20 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। बट हम लोग अभी तुरंत देखें कि जो हम लोगों का मिनिमम हेडर लेंथ होता है हमारे IPv4 में वो 20 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 60 होता है। बट हम लोगों का हेडर लेंथ फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम 15 नंबर को ही स्टोर कर रहा है। तो अब हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्केल डाउन करना पड़ेगा। स्केल डाउन या स्केलिंग फैक्टर हम लोग उसको बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को कोई रोड का मैप ये पिक्चर बनाना होता है हम लोग को 2D में अपने पेपर पे, तो क्या करते हैं 2 किलोमीटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 इंच मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं और उसका इमेजिनरी हम लोग ड्रॉ करते हैं 2D पे। तो उसी तरह हम लोग स्केल डाउन करेंगे कि हम लोगों का जो 20 बिट का मिनिमम हेडर लेंथ है और मैक्सिमम 60 बिट का, सॉरी बिट नहीं बाइट का, उसको हम लोग 15 में कैसे कन्वर्ट करके लिखे। ठीक है, तो इसको स्केल डाउन करने के लिए हम लोग मैक्सिमम जो हेडर लेंथ है उसको डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हम लोग का स्केलिंग फैक्टर जो आएगा वो क्या होगा, 4 हम लोग का स्केलिंग फैक्टर होगा। अब 4 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हेडर साइज को लिखेंगे हेडर लेंथ फील्ड में। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर हम लोगों का 4 हो गया। अब देखो एक्चुअल हेडर जब हम लोग का 20 होगा तो हम लोगों का जो हेडर लेंथ फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 20/4। 4 क्यों, क्योंकि हम लोग का स्केलिंग फैक्टर कितना आया था, 4 आया था। तो 20/4 करेंगे तो 5 बाइट। तो हम लोगों का जो हेडर लेंथ फील्ड होगा वो क्या होगा, उसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, 5 स्टोर करेंगे। 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 4 और एक 5। ये हो गया हम लोगों का बाइनरी किसका, 5 का। ठीक है, तो अब देखो कि 20 बाइट का एक्चुअल हेडर था उसको हम लोग स्केल डाउन किए, स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड किए, तो हम लोगों को क्या मिला, 5 मिला। अब इस 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करके हम लोग हेडर लेंथ फील्ड में रखेंगे। ठीक है, उसी तरह सपोज कि हम लोगों का एक्चुअल फील्ड जो है, एक्चुअल हेडर लेंथ जो है वो 32 बाइट का हो, तो उसको क्या करेंगे, 32 को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे और हम लोग को जो मिलेगा वैल्यू 8 मिला, तो इस 8 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हेडर फील्ड में हम लोग उसको रखेंगे। उसी तरह 40 बाइट होगा तो क्या करेंगे, अगेन 4 से डिवाइड करेंगे और हम लोग का जो स्केलिंग फैक्टर 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा 10, इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हेडर लेंथ में रखेंगे। ठीक है, तो सपोज कि हम लोग का मिनिमम जो था 20 था और मैक्सिमम 60 था एक्चुअल हेडर लेंथ, तो जब इसको हम लोग स्केल डाउन करेंगे, स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे जो तो हम लोग का जो रेंज बनेगा हेडर लेंथ का वो क्या होगा, 5 से 15। मतलब मैक्सिमम हम लोग को 15 के अंदर ही वो वैल्यू को स्टोर करना है। 60 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो हेडर लेंथ होगा, हेडर लेंथ फील्ड जो होगा उसमें क्या वैल्यू होगा, 15 होगा, और यदि 20 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसी तरह से स्केल डाउन करके हम लोग एक्चुअल हेडर लेंथ को हेडर लेंथ फील्ड में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हेडर लेंथ फील्ड है IPv4 में वो मैक्सिमम 15 को स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा को स्टोर नहीं कर सकता है। और हम लोग ये देखें कि हेडर लेंथ जो है हम लोग का मिनिमम 20 बाइट का होगा और मैक्सिमम 60 बाइट का होगा। तो उसको कैसे हम लोग स्केल डाउन करेंगे, किस तरह से स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करके हम लोग उसको उस रेंज में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो फील्ड है टाइप ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ सर्विसेज तो मतलब ये जो IPv4 है ये कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल लेंथ फील्ड में ये बताएगा कि हम लोगों का हेडर प्लस डेटा प्लस ऑप्शन ये सब मिला के
कितना बाइट हुआ, तो वो जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन होगा वो टोटल लेंथ फील्ड में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम लोग क्यों यूज करते हैं? It is used to number every datagram which is going out to the host. It uniquely identify every datagram. किसी भी नेटवर्क में किसी भी होस्ट से जितने सारे डेटाग्राम, जितने सारे मैसेजेस आउट होते हैं, उन सभी का एक यूनिक नंबर होता है, और वही यूनिक नंबर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। और आइडेंटिफिकेशन नंबर फील्ड में हम लोग उस नंबर को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है TTL, टाइम टू लीव। इसका यूज क्या है? हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज कि कोई एक डेटाग्राम है जिसका हम लोग TTL 3 मान के रखे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यदि ये सोर्स से निकला, सपोज कि इसका हम लोग TTL 3 लिए हैं और ये किसी सोर्स से निकला, मतलब उस सोर्स से निकलने के बाद ये 3 और राउटर को क्रॉस करेगा, ये 3 और होप को क्रॉस करेगा, और उसके बाद वो यदि उससे ज़्यादा करता है तो क्या हो जाएगा, वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उससे कम करता है तो वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। टाइम टू लीव का मतलब यही है कि एक जो पैकेट निकला है किसी होस्ट से, किसी सोर्स से, तो वो कितना दूर जाएगा, उसका डेस्टिनेशन कितना दूर है, वो बताता है टाइम टू लीव। सपोज यहाँ पे हम लोग सोर्स रखे हैं और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे टाइम टू लीव हम लोग 3 एज्यूम किए हैं, तो जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट होप तक जाएगा, तो इसका टाइम टू लीव 1 घट जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगले वाले पे जाएगा तो क्या होगा, फिर से अगेन एक इसका टाइम टू लीव जो है वो इसका वैल्यू 1 माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे जाएगा तो इसका अगेन से 1 माइनस होगा, तो टाइम टू लीव इसका क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये 0 यहीं पे हो गया और इसका डेस्टिनेशन 1 होप और आगे है, तो क्या होगा, ये पैकेट एक्सेप्ट नहीं होगा, डिस्कार्डेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम टू लीव है ये इस डेस्टिनेशन के लिए नहीं बना है। ये पैकेट जो है, जो यहाँ से आ रहा है, इस डेस्टिनेशन के लिए नहीं बना है। वो उसको 3 होप क्रॉस करके नहीं जाना है, उसको 2 ही होप क्रॉस करके जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे यदि हुआ तो क्या होगा, वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग टाइम टू लीव 4 ले लेते हैं। अब देखो ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका टाइम टू लीव 1 माइनस होगा, फिर अगेन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो फिर से 1 माइनस होगा, फिर यहाँ पे गया तो माइनस हुआ, 1 हो गया, अब अगेन से माइनस होगा 1 और 0 होगा। अब टाइम टू लीव जब 0 हो गया और ये डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, तो ये पैकेट क्या है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा डेस्टिनेशन होस्ट के द्वारा। ठीक है, यदि ये टाइम टू लीव का वैल्यू 0 ना होकर कोई और वैल्यू होता, 1 2 3 कोई कुछ और भी होता, तो ये पैकेट एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, जब इसका वैल्यू 0 हो टाइम टू लीव का और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, तब उस पैकेट को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, मेन एडवांटेज ऑफ TTL इज टू डिस्कार्ड द पैकेट विच इज इन इन्फिनाइट लूप। ठीक है, सपोज एक ऐसा पैकेट है जिसका सोर्स तो है बस डेस्टिनेशन पता ही नहीं है और वो इन्फिनाइट लूप में घूम रहा है। ठीक है, तो उस पैकेट को हम लोग डिस्कार्ड करने के लिए टाइम टू लीव का यूज करते हैं। टाइम टू लीव जो फील्ड है उसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि जब कोई पैकेट इन्फिनाइट लूप में घूमते रह जाता है, उसके सोर्स का तो पता होता है बट डेस्टिनेशन का पता नहीं होता है, तो उस टाइम में टाइम टू लीव जो है उस पैकेट को डिस्कार्ड करने में हम लोगों का मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड में हम लोग देखो, प्रोटोकॉल फील्ड को जो ये मेनली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर पे यूज करते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एक है TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक है UDP जिसको बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, और नेटवर्क लेयर पे 2 प्रोटोकॉल काम करता है, एक है ICMP और दूसरा IGMP और एक है IP। ठीक है, IP भी नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है। ठीक है, तो ICMP का पूरा नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और IGMP का पूरा नाम होता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल फील्ड था उसमें हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे प्रोटोकॉल फील्ड में होता है IPv4 के हेडर फॉर्मेट में। ठीक है, कौन सा हम लोग
प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और किस लेयर पे यूज कर रहे हैं, इस बात का इंफॉर्मेशन हम कहाँ होता है, प्रोटोकॉल फील्ड में होता है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिस्कार्डिंग द पैकेट, देखो ऑर्डर ऑफ डिस्कार्डिंग द पैकेट, पहला होता है ICMP, फिर IGMP, कभी कभी ज्वाइन कर लेते हो नोमन, कथा कहानी कभी कभी सुनने आ जाते हो। करना है तो रेगुलर क्लास करो, नहीं तो मत करो। ऑर्डर ऑफ डिस्कार्डिंग द पैकेट, पहले जो ICMP पैकेट होता है वैसा पैकेट जो कि जिसमें ICMP प्रोटोकॉल होता है उसको पहले डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है। यदि डिस्कार्ड करना हो पैकेट को किसी वजह से, तो सबसे पहले किस पैकेट को डिस्कार्ड करेंगे, जिसमें ICMP प्रोटोकॉल हो। उसके बाद, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है। उसके बाद किसको करेंगे, IGMP को, उसके बाद UDP को, देन TCP को। TCP का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है किसी पैकेट के लिए। ठीक है। तो जब किसी पैकेट को, किसी मैसेज को डिस्कार्ड करना होता है किसी वजह से, सपोज एरर हो गया, कोई और भी प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से डिस्कार्ड करना होता है पैकेट को, तो सबसे पहले उस पैकेट को डिस्कार्ड किया जाता है जिसमें ICMP प्रोटोकॉल हो, उसके बाद IGMP प्रोटोकॉल वाले को, फिर UDP और देन TCP। TCP वाले प्रोटोकॉल पैकेट को सबसे लास्ट में डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है हेडर चेकसम। हेडर चेकसम, इट कंटेन ऑल जीरोज एट द टाइम व्हेन इट इज नॉट कैलकुलेटेड आफ्टर कैलकुलेशन फिल विद एक्चुअल चेकसम। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो हेडर चेकसम जब पूरा हम लोग का पैकेट तैयार हो जाता है, सेंड करने के टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि उस पैकेट का हेडर चेकसम क्या है। तो हेडर चेकसम कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो हेडर चेकसम कैलकुलेट किया जाता है उस टाइम पे जब मैसेज को एकदम भेजना होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर चेकसम फील्ड में 00 पुट कर देते हैं, और उसके बाद जब कैलकुलेट करते हैं और मैसेज को सेंड कर देते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद उसके साथ हम लोग हेडर चेकसम को फिर से उस 00 वाले बिट में जहाँ भी हम लोग लिखे हैं हेडर चेकसम फील्ड में, वहाँ पे अगेन से लिखते हैं जो कैलकुलेटेड हेडर चेकसम होता है। ठीक है। हेडर चेकसम कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है जो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद है ऑप्शन फील्ड। ऑप्शन फील्ड का क्या यूज है IPv4 हेडर में। ऑप्शन फील्ड जो है वो हम लोगों को बताता है कि किस रूट से होकर हम लोगों का जो पैकेट है, जो डेटाग्राम है, वो किस रूट से होकर जाएगा। सपोज यहाँ पे सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, इसके बीच में राउटर है R1 R2। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से पैकेट यहाँ पे बढ़ेगा तो R1 के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले होप पे जाएगा। ये सपोज R2 राउटर है, यहाँ से क्या होगा, R2 के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगा वो वहाँ पे अपेंड हो जाएगा। इस तरह से वो जितने रूट से होकर जाएगा उस सब का इन्फॉर्मेशन उस मैसेज पे ऐड होते जाएगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हेडर में कहाँ होगा, ऑप्शन फील्ड में। जो ऑप्शन फील्ड हम लोग का 0 से 40 बाइट के बीच होता था, वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड रूट का इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि किस रूट से होकर हमारा डेटाग्राम या पैकेट जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है। उसके बाद सोर्स राउटिंग। सोर्स राउटिंग भी वही चीज़ है, रिकॉर्ड रूट का ही एडवांस वर्जन है। रिकॉर्ड रूट में एक ही पाथ होता है और सोर्स राउटिंग में बहुत सारे पाथ होते हैं कि एक पैकेट कोई भी डिफरेंट पाथ को फॉलो करके जा सकता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग का कहाँ होता है, ऑप्शन फील्ड में होता है। ठीक है। अब सोर्स राउटिंग का बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें एक टाइप होता है स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में होता है कि ये पैकेट, रूट तो बहुत सारे हैं लेकिन इसी रूट से होकर जाएगा, ये मिनिमम रूट है और मिनिमम डिस्टेंस है, और इसी रूट से होके हमारा पैकेट जाएगा, ये बताता है सोर्स राउटिंग में जो स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग है वो। ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है कि किस तरह से मैसेज जाएगा, किस रूट से होकर जाएगा, ये कहाँ पे होता है, ऑप्शन फील्ड में होता है। ठीक है। क्लियर है सबको।